दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका का वर्णन करें। चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें साम्यवादी दल क्या है, वहाँ का एक पार्टी है, ठीक है, जो पूरे देश को चलाने का काम करता है। उसके बारे में हम लोग जाने कि जो राजनीतिक व्यवस्था है चाइना का, उसमें साम्यवादी दल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने से पहले आप लोग ये समझिए कि साम्यवादी का मतलब क्या होता है, क्योंकि साम्यवाद क्या है, एक विचारधारा है और इसी विचारधारा के आधार पर ये जो साम्यवादी दल है इसका निर्माण किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि साम्यवाद का विचारधारा क्या होता है। साम्यवाद मतलब क्या होता है, जहाँ पर समाज में कोई वर्ग ना हो, जैसे अमीर और गरीब एक वर्ग है, तो इसका कोई वर्ग ना हो, सभी बराबर हो, सभी में समान अवसर हो। ठीक है, सभी को क्या है, तो समान अवसर का अधिकार मिले, संसाधनों का सही से वितरण हो और चाहे सरकार हो या फिर लोग हो, संसाधनों का बराबर इस्तेमाल कर सके। तो ये सब जो विचार हैं, इस विचार को मानने वाले लोग ही साम्यवादी लोग कहलाए और इसी विचार को साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। जो इस विचार को मानने वाले लोग थे, उन्होंने मिल करके साम्यवादी दल का स्थापना किया 1921 ईस्वी में। ठीक है, और बाद में आप देखेंगे जब 1949 ईस्वी आएगा तो ये राष्ट्रवाद दल को हरा करके एक बड़ा दल ये बन जाता है जो साम्यवादी दल है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर में फिक्स है, पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख करके जाइए। साथ में आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट हम आपको बना दिए, जहाँ पर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से समझ के जाइए कि क्या हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें साम्यवादी दल की क्या भूमिका रहती है। एक छोटी सी भूमिका पहले उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग इसके डिटेल को समझेंगे। ठीक है, कि ये जो साम्यवादी दल है इसकी स्थापना कैसे हुई, या फिर ये जो साम्यवादी दल आज चल रहा है चाइना में वो किस तरह से आगे ये बढ़ता जा रहा है, सब कुछ समझेंगे। आज के बाद आपको इस क्वेश्चन के आंसर को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है कि चीन विश्व का एक प्रमुख साम्यवादी देश है। वहाँ चीनी साम्यवादी दल, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, सीपीसी, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ऐसा नहीं है हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ये साम्यवादी दल है तो हम ये नहीं बोल रहे कि वहाँ पर कभी चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है, जैसे हमारे देश में बहुत सारे दल हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा दल है, लेकिन सबसे बड़ा जो पार्टी है वो कौन है, साम्यवादी दल। और जो वहाँ का संविधान है चाइना का, वो खुद कहता है कि जो साम्यवादी दल है वही हमारे देश को चलाएगा। ठीक है, इसलिए जो साम्यवादी दल है इसको सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है और यही क्या करता है, सेना को देखने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि सेना का देखने का काम सरकार कर रहा है, ठीक है, सरकार क्या है, सेना देख रहा है, बजट देख रहा है, देश को चला रहा है, लेकिन जो सरकार है वो इस दल का आदमी बनेगा। ठीक है, तो फिर कोई बात हुआ, मतलब एक ही बात पड़ गई कि सब कुछ कौन कर रहा है, साम्यवादी दल ही कर रहा है। तो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा आपको टाइम देना है। कह रहा है कि चीन विश्व का एक प्रमुख साम्यवादी देश है। वहाँ चीनी साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। 1949 ईस्वी में माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना हुई। ये इसका प्रमुख नेता रहा है, माओ से तुंग। कौन, माओ से तुंग। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद से आज तक चीन में साम्यवादी दल ही शासन कर रहा है। जब से 1949 में इसका कह सकते हैं कि क्रांति के बाद, जब से जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना हुई 1949 के बाद, तब से आज तक, जब तक आज का वर्तमान टाइम है, तब तक ये जो साम्यवादी दल है वही क्या कर रहा है, चाइना में राज कर रहा है, शासन कर रहा है। चीन में अन्य कुछ छोटे राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से शासन नहीं चला सकते। बहुत सारे और भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से वो शासन नहीं चला सकते। वो वास्तविक शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में ही रहती है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, लेकिन वो क्या है, वो सत्ता में नहीं आ सकते, वो अपनी सरकार नहीं बना सकते। जो वास्तविक सत्ता है, क्योंकि साम्यवादी दल के पास है। मान लीजिए अगर आपसे वोट कराया भी जाए, चाइना के लोगों से वोट कराया भी जाए, तो उसके बावजूद साम्यवादी दल के पास इतना पावर है कि वो अपने लोगों को वहां पर क्या कर सकते हैं, नेता बना सकता है, क्योंकि दूसरा पार्टी के पास वोट आएगा ही नहीं। इसलिए चीन की राजनीतिक व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। हम आपको एक दलीय, बहुदलीय और द्विदलीय सब कुछ समझाएंगे आगे चलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब हम करवाएंगे वहां पर आपको एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय क्या होता है, ऐसा चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था है चीन का, उसको एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। चीन की सरकार, संसद, सेना, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर साम्यवादी दल का गहरा प्रभाव, चाहे चीन का सरकार हो, चाहे वहाँ का संसद हो, सेना हो, प्रशासन हो, न्याय हो, सब पर क्या है, साम्यवादी दल का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग कहानी समझते हैं कि पहले चीन में वे राजा और बाद में अलग अलग शासकों का शासन था। अगर हम लोग 1921 के पहले का बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे अलग अलग शासक हुए। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। देश बहुत गरीब था, किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। उस टाइम में देश क्या है, तो बहुत ज़्यादा गरीब था। जो किसान मजदूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खतरनाक थी, मतलब खत्म था एकदम बिल्कुल। 1921 ईस्वी में कुछ लोगों ने मिलकर के चीनी साम्यवादी दल की स्थापना की या फिर इसको बनाया।
और जो साम्यवादी दल है वो क्या है, हम आपको पहले बता चुके कि साम्यवाद क्या होता है, और उसी चीज़ को मानने वाले, उसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना की है। ठीक है। चीन में लंबे समय तक गृह युद्ध चला। एक तरफ साम्यवादी दल था और दूसरी तरफ कुओमिंतांग का राष्ट्रवादी दल। राष्ट्रवादी दल कहता है कि राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए, जबकि साम्यवादी दल कहता है कि लोग सबसे ऊपर होने चाहिए, लोगों के अधिकार सबसे ऊपर होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी बराबर होने चाहिए, सभी को बराबर अधिकार, बराबर संसाधन और बराबर कैसे स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ये होता है साम्यवाद। जबकि जो राष्ट्रवाद है वो ये कहता है कि देश सबसे ऊपर होना चाहिए, भले उसमें लोगों का हित खत्म हो जाए, लोगों को कुछ मिले ना मिले, देश सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है। तो राष्ट्रवाद उस टाइम में हार जाता है। ठीक है। 1949 ईस्वी में साम्यवादी दल युद्ध जीत गया। दोनों में आपको बताया कि गृह युद्ध चल रहा था, राष्ट्रवादी दल में और साम्यवादी दल में। तो जो साम्यवादी दल है 1949 में वो गृह युद्ध जीत जाता है। इसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना हुई। 1949 में क्या होता है, जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है। उस दिन से लेकर के आज तक चीन में साम्यवादी दल ही शासन कर रहा है, यानी लगभग 75 साल से भी अधिक समय से वही दल सत्ता में है। मतलब 1949 से लेकर के आज तक हम लोग बात करें तो वही साम्यवादी दल ही वहाँ पर राज कर रहा है। बात में समझ आया। बहुत बार आपने सुना होगा कि चाइना में चुनाव नहीं होता है, शी जिनपिंग जो हमेशा से वही राष्ट्रपति रह रहा है। ठीक है। ली चियांग जो है वहाँ का प्रधानमंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं, चुनाव होता है, लेकिन शासन कौन करेगा, वही साम्यवादी दल का एक आदमी। जैसे साम्यवादी दल का अगर जो प्रमुख अगर आप रहेंगे तो आप ही वहाँ पर जाकर शासन करेंगे। ठीक है, सीधा सीधी बात है। अभी शी जिनपिंग है तो वो शासन कर रहे हैं, वो वहाँ के क्या है, मुख्य हैं। तो वो क्या करें, राष्ट्रपति बने हुए, वो क्या करें, प्रधानमंत्री को चुनाव करेंगे, वही देश चलाएंगे, वही शासन चलाएंगे, सब कुछ। तो यही होता है उस साम्यवादी दल में, क्योंकि वो एक दलीय व्यवस्था है, मतलब एक ही दल वहाँ पर शासन करता है, इसलिए उसको एक दलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे चीन की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल की क्या भूमिका रहती है। चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है साम्यवादी दल की क्या भूमिका है। पहला जो भूमिका हम लोग देखते हैं वो है देश की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति। ये जो साम्यवादी दल है ये देश की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। चीन में साम्यवादी दल सबसे शक्तिशाली संस्था है। संविधान के अनुसार भी साम्यवादी दल को देश के नेतृत्व की मान्यता प्राप्त है। मतलब संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि संविधान खुद कहता है कि अगर कुछ नहीं है तो साम्यवादी दल है ही। चुनाव हो ना हो, चुनाव में कोई भी जीते कोई भी हारे, शासन कौन कर सकता है, साम्यवादी दल कर सकता है। जो साम्यवादी दल है वो कर सकता है। ठीक है। सरकार, संसद और अन्य सभी संस्थाएं साम्यवादी दल के नेतृत्व में कार्य करती हैं। इसका अर्थ यह है कि चीन में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय साम्यवादी दल ही लेता है। सरकार कौन बनेगा, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, तो वो कौन बनेगा, कौन शी जिनपिंग बनेगा या पी जिनपिंग बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, वो साम्यवादी दल करता है। सेना का कितना बजट होना चाहिए, सेना कहाँ पर लगना चाहिए, किसकी तरफ हड़पना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, सब कुछ कौन तय करता है, वो करता है साम्यवादी दल। ठीक है। सरकार केवल उन निर्णयों को लागू करती है, इसलिए कहा जाता है कि चीन में सरकार से भी अधिक शक्तिशाली साम्यवादी दल है। वहाँ का जो साम्यवादी पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी, वो सरकार से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सरकार का कुछ हाथ में कुछ नहीं, जबकि जो साम्यवादी दल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सब कुछ उसके हाथ में, वो सरकार को बनाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा जो हम लोग भूमिका देखते हैं वो है सरकार का निर्माण और संचालन। ये सरकार का निर्माण भी करता है और संचालन भी करता है। चीन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने वाले नेताओं का चयन साम्यवादी दल के प्रभाव से होता है। सामान्यतः वही व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जिसे दल का समर्थन प्राप्त हो। जैसे दल का जो मुखिया रहेगा वही तो राष्ट्रपति बनेगा, वही ना बनेगा। शी जिनपिंग वहाँ का मुखिया है तो आज वो क्या है, राष्ट्रपति है। अगर कोई कल चल करके कोई वहाँ का मुखिया अलग बन जाएगा उस दल का, तो वही राष्ट्रपति बन सकता है। तो जिस तरह से कह सकते हैं जिसके ऊपर जितना प्रभाव, उस वही क्या करता है, उस उच्च पद पर क्या विराजमान होता है। सरकार बनने के बाद वह साम्यवादी दल की नीतियों के अनुसार कार्य करती है। यदि सरकार कोई नया कानून, नई योजना या फिर नई नीति बनाती है तो पहले उसे दल की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया, कोई भी कह सकते हैं कि नीति बनाया गया, तो उसके अनुसार कह सकते हैं जो साम्यवादी दल उसको पहले दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसकी स्वीकृति जरूरी है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का संचालन भी साम्यवादी दल के निर्देश के होता है। मतलब अगर मान लीजिए सरकार ने कोई निर्णय ले भी लिया, कोई कानून बना भी लिया, तो उसको साम्यवादी दल को दिखाना पड़ेगा। अगर वो पार्टी कह दे कि हाँ ठीक है लागू करो, तभी लागू होगा, नहीं तो फिर नहीं लागू होगा। ये भूमिका है साम्यवादी दल का चाइना में। तीसरा जो भूमिका है वो है राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण। ये राष्ट्र की नीतियों का भी निर्माण करता है जो साम्यवादी दल है। देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, विदेश नीति और रक्षा जैसी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण साम्यवादी दल करता है। दल देश के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है और सरकार उन योजनाओं को लागू करती है। इसलिए चीन के विकास की दिशा और प्राथमिकताएं मुख्य रूप से साम्यवादी दल ही तय करता है।
मतलब जो साम्यवादी दल है वो सब कुछ कह सकते हैं कि ब्लू प्रिंट ये देता है, और उसी ब्लू प्रिंट पर कौन चलता है? सरकार। सरकार उसी प्रिंट पर काम करने का काम करती है। जैसे साम्यवादी दल ने कहा वही चीज़ आपको निभा देना, मतलब ऑर्डर फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग भूमिका देखते हुए संसद पर प्रभाव। जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो साम्यवादी दल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। यद्यपि यह देश की सर्वोच्च विधायी संस्था मानी जाती है। मतलब चाइना का सबसे क्या है तो सर्वोच्च विधायी संस्था, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, देश को जहाँ से चलाया जाता है। लेकिन व्यवहार में इसके अधिकांश सदस्य साम्यवादी दल के समर्थक होते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो जो अधिकांश सदस्य हैं इस संसद का, ठीक है, जो विधायी संसद है, विधायी संस्था है, इसका जो अधिकांश सदस्य वो कहाँ का होता है? साम्यवादी दल का होता है। इसलिए संसद द्वारा पारित अधिकांश कानून साम्यवादी दल की नीतियों के अनुरूप होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग हैं आपके संसद में, उसमें से 90 लोग क्या है तो किसी एक पार्टी का है, तो आप चाहे इस पार्टी से पूछ लीजिए कि ये कानून लागू करना है, फिर आप संसद से पूछ लीजिए, बात तो एक ही है। तो आप चाहे कानून से विधायी से पास करा लीजिए या फिर डायरेक्ट आपके साम्यवादी दल से पूछ लीजिए, एक ही बात पड़ रहा है। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस प्रकार संसद स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि साम्यवादी दल के नेतृत्व में कार्य करती है। जो संसद है वो खुद से काम नहीं करता, बल्कि जो साम्यवादी दल जो वो कहता है वही वो काम करता है। पांचों जहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका देखते हैं वो सेना पर नियंत्रण। ये सेना पर नियंत्रण रखता है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहलाती है। जो वहाँ की सेना वो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहलाती है। इस सेना का नियंत्रण केवल सरकार के पास नहीं बल्कि साम्यवादी दल के पास भी होता है। सेना का सर्वोच्च नियंत्रण दल के केंद्रीय सैन्य आयोग के माध्यम से किया जाता है। सेना का जो सर्वोच्च नियंत्रण है वो दल के केंद्रीय सैन्य आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसी कारण चीन में सेना को सरकार की नहीं बल्कि साम्यवादी दल की सेना भी कहा जाता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति पर भी दल का पूर्ण प्रभाव बना रहता है। तो चाहे सेना हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो प्रशासन हो, सभी पर किसका निर्णय अधिकार है? वो है साम्यवादी दल का, क्योंकि वही सारे निर्णय लेता है। छठा जो यहाँ पर पॉइंट हम लेंगे वो है प्रशासन पर नियंत्रण। चीन के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, मतलब जो प्रमोशन है, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में साम्यवादी दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार के साथ साथ दल की नीतियों, जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि जो दल का नीति होता है उसका भी पालन करते हैं। इससे पूरे प्रशासन में एक रूपता बनी रहती है और सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकता है। मतलब जो भी साम्यवादी दल, जो कम्युनिस्ट पार्टी वो कह रहा है, बस वही आपको फॉलो करते जाना है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि सरकार भी किसके पीछे चलता है? कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे चलता है। सातवां यहाँ पर जो हम लोग पॉइंट देखें, जो भूमिका देखें, वो है न्याय व्यवस्था पर प्रभाव। इसका न्याय व्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिलता है। चीन में न्यायालय कार्य को करते हैं, जो न्यायालय वो काम तो करते हैं लेकिन वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं माने जाते। महत्वपूर्ण मामलों में न्याय व्यवस्था भी साम्यवादी दल की नीतियों और संविधान के अनुसार कार्य करती है। इसका उद्देश्य साम्यवादी व्यवस्था की रक्षा करना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना माना जाता है। मतलब जो साम्यवादी दल न्यायपालिका के कार्य में विरोध करता है या फिर जो हस्तक्षेप करता है वो इसलिए करता है ताकि वहाँ का जो राजनीतिक स्थिरता है वो बनाए रखा जा सके, ऐसा नहीं कि उसको भंग करे। मतलब ये सब कहने का बात है, क्योंकि जहाँ पर एक पार्टी अगर देश को चला रहा है तो क्या ही मतलब, जहाँ पर लोगों का कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो आर्थिक विकास में भूमिका। हम आपको शुरू में बताया चाहे न्याय हो, चाहे पैसा हो, चाहे कह सकते हैं कि जो सेना हो, प्रशासन हो, सब में किसका नियंत्रण है? सब में कम्युनिस्ट पार्टी का ही नियंत्रण है। आठवां में यहाँ पर हम लोग देख लेते हुए आर्थिक विकास में भूमिका। पहले चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाजवादी थी। समाजवादी मतलब समझते हैं? समाजवादी मतलब क्या होता है? मोटा मोटी बराबर बराबर, ठीक है। बाद में आर्थिक सुधारों के माध्यम से निजी निवेश और विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया गया। जो अब साम्यवाद पढ़ते हैं उसी को समाजवादी कहा जाता है। मतलब मोटा मोटी साम्यवाद के बराबर ही है। समाजवाद मतलब क्या? जैसे आज हम लोग क्या है, समाज में रहते, ये तो समाजवाद हो गया। ये है आपका साम्यवाद भी और समाजवाद भी। साम्यवाद में इसे थोड़ा और कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ावा है। समाजवाद में आज के टाइम को समाजवाद कहा जाता है, जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो पहले चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाजवाद थी। बाद में आर्थिक सुधारों के माध्यम से निजी निवेश और विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। मतलब जैसे कह सकते हैं कि जो बड़ा बड़ा कंपनी वो निजी लोगों के हाथ में चला गया, तो इसको बोलते हैं निजीकरण, ठीक है। तो निजी जो निवेश है या फिर जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ावा दिया गया। इन सभी आर्थिक सुधारों का निर्णय भी साम्यवादी दल ने ही लिया। जो साम्यवादी दल थे उसी ने लिया है। आज चीन विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल है। इस आर्थिक परिवर्तन के पीछे साम्यवादी दल की योजनाओं और नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी दल, कोई भी पार्टी अगर इतना अच्छा निर्णय ले रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 50 साल में देश डेवलप हो जाए, ठीक है, अगर विकासशील से वो विकास हो जाए, ठीक है, विकसित हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। उसी पार्टी को वोट देना ही चाहिए।
और उसी पार्टी को रूलिंग करना भी चाहिए, मतलब सत्ता में आना भी चाहिए। 10वां यहाँ पर 9वां जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, वो है सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। जो साम्यवादी दल है वो सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता भी बनाए रखने का काम करता है। साम्यवादी दल का मानना है कि देश के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। इसी कारण वह पूरे देश में एक समान नीतियां लागू करता है, अलगाववादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का प्रयास करता है। दल का दावा है कि मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के कारण चीन में लंबे समय तक स्थिर शासन और तेज आर्थिक विकास संभव हुआ है। ठीक है, तो सामाजिक एकता बनाए रखना भी इसका काम है। और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना क्यों? क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, देश का विकास होता है। और ये जो लंबे समय तक देश का विकास हो रहा है चाइना का, वो इन्हीं सब नीतियों के कारण हो रहा है जो साम्यवादी दल के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी बातें आपको लिखना है, ये सब बात यहाँ पर लिखा गया है। आगे हम जो 10वां पॉइंट देखेंगे वो है विचारधारा का प्रचार और संरक्षण। साम्यवादी दल चीन में साम्यवाद और साम्यवाद की विचारधारा का प्रचार करता है। जो साम्यवादी दल है, ठीक है, वो चीन में क्या करता है, समाजवाद के बारे में और साम्यवाद की विचारधारा के बारे में प्रचार प्रसार करता है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों और दल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को साम्यवादी विचारधारा की जानकारी दी जाती है। दल का उद्देश्य यह है कि नागरिक देश के संविधान, समाजवादी व्यवस्था और राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहे। ठीक है, देश के विकास के लिए वो प्रतिबद्ध रहे, इसलिए पहले से क्या है, तो इन विचारधाराओं के बारे में उनको जागरूक कराया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। 11 नंबर पॉइंट हम देख लेते हैं विदेश नीति में भूमिका। ये विदेश नीति में भूमिका निभाता है। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि देश में जितना भी काम होता है सभी में किसका हाथ है, साम्यवादी दल का। चीन की विदेश नीति भी साम्यवादी दल की सोच और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्धारित होती है। अन्य देशों के साथ संबंध, व्यापार, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी तथा वैश्विक रणनीति जैसे विषयों पर साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सीधा सीधा बात है कि कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी निर्णय, चाहे देश के अंदर चाहे देश का बाहर हो, सब कौन काम करता है, वो करता है साम्यवादी दल ही। जो कम्युनिस्ट पार्टी वही सारे काम करता है। और सिर्फ काम नहीं करता, देखिए यहाँ पर हम लोग जब बराबर, मतलब कह सकते हैं जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, तो 1949 में चाइना भी आज़ाद हुआ। उसके बाद देख लीजिए कि कहाँ पर चाइना और कहाँ पर हम लोग हैं। हालांकि वहाँ पर एक दल चलता है, यहाँ पर बहुत सारे दल आए, बहुत सारे दल गए, सब दल क्या है, दलाल बन गए और सब गल्ला भर करके चले गए, लेकिन वो देश आगे चला गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि चीन की साम्यवादी व्यवस्था के प्रमुख गुण क्या हैं। चीन की साम्यवादी व्यवस्था के प्रमुख गुण क्या है? पहला है राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है इससे। दूसरा, निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि सब कुछ कौन कर रहा है, एक पार्टी कर रहा है तो आराम से निर्णय लिया जा सकता है। दीर्घकालीन योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है, क्योंकि एक ही पार्टी तो रहना है। हम जो योजना अगर 50 साल बाद बनाएंगे, हम ही को रहना है, तो क्यों नहीं, आराम से हो सकता है। आर्थिक विकास की योजनाओं में निरंतरता बनी रहती है। राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत रहता है। चीन की साम्यवादी व्यवस्था की प्रमुख आलोचनाएं बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या, तो इसकी आलोचनाएं भी हैं। एक ही दल के शासन के कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, इसको सुधार लीजिएगा। विपक्ष की भूमिका सीमित रहती है। ठीक है, ये सब क्या, सब इसकी आलोचना है। एक ही दल के शासन के कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई और दल क्यों खड़ा हुआ, जब एक ही दल का सब सारा फैसला लेना है। तो विपक्ष की भूमिका बहुत ही सीमित रह जाती है। हमारे देश के ऐसा विपक्ष नहीं है वहाँ पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार नियंत्रण होने की आलोचना भी की जाती है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि लोग कुछ नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। कोरोना के टाइम में भी ऐसा हुआ था, कोई भी एजेंसी, कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो ये भी आलोचना देखने को मिलता है। चुनाव में जनता के पास विभिन्न दलों में से सरकार चुनने का अवसर नहीं होता है, आपको उसी साम्यवादी दल को ही चुनना पड़ेगा। मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों पर भी सरकार और दल का प्रभाव अधिक माना जाता है, क्योंकि मीडिया भी सिर्फ सरकार के बारे में अच्छा बोल सकता है, गलत बोलेगा तो उठा के पटकेगा। तो मीडिया हो, राजनीतिक गतिविधियों, सभी पर सरकार और दल का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं भी। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष भी जरूर लिख लीजिएगा कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था में चीनी साम्यवादी दल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली संस्था है। सरकार, संसद, प्रशासन, सेना, न्याय व्यवस्था तथा राष्ट्रीय नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव है। यही दल देश के विकास की दिशा तय करता है और सरकार उसके निर्णयों को लागू करती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था का वास्तविक केंद्र साम्यवादी दल ही है। चीन की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए साम्यवादी दल की भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो बस ये चीज़ आपको लिख देना है निष्कर्ष में। आपको एक भी मार्क्स कटा हुआ आपको नहीं दिखेगा, आराम से आप फुल मार्क्स उठा सकते हैं, 15 में 15 उठा सकते हैं अगर आप सही से लिखते हैं तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाए उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जाके उसको चेक कर लीजिए और आराम से आप लोग तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।